बढ़िया। आज हम लोग का टॉपिक है मोल इन सॉल्यूशन, जो पिछले क्लास से चलता आ रहा था। बिल्कुल सही कहा आपने। मोलैलिटी पढ़ा, मोलैलिटी पढ़ा। आज दो टॉपिक और पार्ट पर मिलियन भी पढ़ लिया जहां तक मुझे याद है। उसके बाद अब है फॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी और फिर इनका आपस में रिलेशन, और मोल इन सॉल्यूशन आज खत्म हो जाएगा। हाँ, शुरू करते हैं नॉर्मेलिटी से। कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, ठीक। हाँ, और एक बड़ा सा कांटा में लगा दूं कि सीबीएसई में मतलब ही नहीं है, दूर दूर तक नहीं पूछेगा। कंपटीशन में भी हो सकता है डायरेक्ट कोई क्वेश्चन ना पूछे कि नॉर्मेलिटी क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है या क्या होता है, मगर जब हम कभी क्वेश्चंस करेंगे मोलैलिटी के बेसिस पर जिस क्वेश्चन को करने में 2 मिनट टाइम लगता होगा, नॉर्मेलिटी सॉल्व करने में 15 सेकेंड लगेगा। तो सीखने में बुराई नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आना मैं खुद मना कर रहा हूं, मगर जब हम लोग आगे इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, कई एक और कंसिडर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो वहां पर हमें नॉर्मेलिटी के यूज से क्वेश्चन जल्दी बनेगा। ठीक, तो ये नॉर्मेलिटी आज का टॉपिक है। और एक टॉपिक छोटा सा है फॉर्मेलिटी, उसका फॉर्मेलिटी भी पूरा कर देते हैं पहले। फॉर्मेलिटी जो होता है वो मोलैलिटी ही होता है। ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, फॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी में। फिर भी टर्म यूज करते हैं, क्यों? ये होता है फॉर आयोनिक कंपाउंड और ये होता है फॉर कोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक, यानी जैसे हम लोग यहां पर फॉर्मूला मास निकालते हैं और यहां पर मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है उतना ज्यादा। इसी तरह से फॉर्मेलिटी और मोलैलिटी में भी कोई डिफरेंस नहीं है, मगर जब कभी लोग क्वेश्चन पूछ लें तो कहना है कि बोथ आर सेम टर्म, ठीक है, यूज फॉर टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स और स्पेसीज। दैट इज फॉर्मेलिटी इज फॉर आयनिक कंपाउंड एंड मोलैलिटी इज फॉर कोवैलेंट कंपाउंड। राइट, हो गया। आज हमने एक टर्म कंप्लीट कर लिया अपना कि फॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन है, और फॉर्मूला दोनों का कोई अलग नहीं होगा। यानी जब NaCl का निकाल रहे होंगे सॉल्यूशन में कंजर्वेशन, तो उसका फॉर्मेलिटी कहलाएगा, और CH4 का निकाल रहे होंगे या CO2 का या बेंजीन टॉल्यून का, तो क्या होगा? मोलैलिटी होगा। हाँ बच्चे, अब देखो नॉर्मेलिटी को। नॉर्मेलिटी क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute present in per liter of सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है वो उसका नॉर्मेलिटी कहलाता है। राइट बच्चे, अब देखो ये तो डेफिनेशन हो गया। अब हमें इसमें क्या क्या समझना होगा कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, इसको भी समझते हैं। मगर कई बार जब शॉर्टकट यूज करना हो तो नॉर्मेलिटी का भी एक शॉर्टकट होता है। नॉर्मेलिटी इक्वल टू, पहले इसका यूनिट बनाते हैं। राइट, नॉर्मेलिटी इक्वल टू हो जाएगा क्या चीज? हाँ, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute
डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यूनिट क्या बन जाएगा? हाँ, बिल्कुल सही कहा, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, क्या कहलाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर कहलाएगा। ठीक, या कई बार देखते होगे क्या होता है, इक्विवेलेंट पर लीटर भी लिखा होता है। और क्या ले सकते हैं? और ले सकते हैं क्या चीज? नॉर्मेलिटी। क्या लिख लेते हैं? नॉर्मल, यानी कैपिटल एम। जैसे मोलैलिटी में एम, मोलैलिटी में स्मॉल एम, इसी तरह से नॉर्मेलिटी में अगर एन लगा देते हैं तो ये भी इसका यूनिट हो जाता है। आगे बच्चे समझ में। अब देखोगे इसको फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या होता है? नॉर्मेलिटी इक्वल टू हो जाएगा वेट इन ग्राम, यानी वेट ऑफ बी सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ये तो पुरानी ही बात हो गई बच्चे ना, कि हम लोग ऊपर 1000 लगाते हैं, नीचे वॉल्यूम क्या होता है? लीटर में हो जाता है और कैंसिल हो जाएगा ये टर्म। कौन सा टर्म कैंसिल हो जाएगा? तो 1000 से वॉल्यूम इन ml का जो 3 जीरो कन्वर्ट हुआ था वो कैंसिल हो जाएगा। आ गई बात। मगर देखने से लग रहा है कि क्वेश्चन नहीं बनेगा, सर ने कह दिया, हम समझ लिए कि फॉर्मूला होता है, मगर क्वेश्चन नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, मैं भी ये कह रहा हूं। अब देखो यहां पर एक टर्म समझना है, इक्विवेलेंट। क्लियर? फॉर्मूला आप लोग डिफाइन कर लिए हो, फॉर्मूला का फॉर्म आ गया है आपको, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट करेंगे, फिर इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने लिख लिया होगा, और नहीं लिखे क्या करो, आप पॉज करो वीडियो और लिख लिया करो। ठीक है, अब देखोगे क्या होता है टर्म ग्राम इक्विवेलेंट, या इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, क्या बेटे? नॉर्मेलिटी इक्वल टू वेट इन ग्राम, यानी वेट ऑफ बी इन ग्राम अपॉन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इनटू 1000 वॉल्यूम इन मिलीलीटर। आ गया बच्चे? हो गया। ये हो गया हमारा नॉर्मेलिटी का एक फॉर्मूला। ठीक, अब दूसरा आ गया कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखोगे बेटे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है बेटे एसिडिटी और बेसिसिटी, राइट। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एसिड और बेस के केस में तो इस तरह से निकलेगा। फिर दूसरे टर्म में क्या होता है उसको भी बताते हैं। अब एसिडिटी और बेसिसिटी समझो। अब क्या होता है, कोई बेस है, ठीक है, तो बेस में कितना होगा? जितना OH होगा, ठीक है, बेस में कितना होगा? जितना OH माइनस होगा वो उसका क्या कहलाता है? एसिडिटी कहलाएगा। हाँ, और अगर कोई क्या है, एसिड है, उसमें जितना H प्लस है वो उसका क्या कहलाएगा? बेसिसिटी कहलाता है। अब इसको एग्जाम्पल से करते हैं, राइट। यानी अगर NaOH है, राइट, तो इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना होगा? OH देखो 1, इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया? 1, राइट। और इसका इक्विवेलेंट वेट अगर निकाल लोगे तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा? मोलर मास इसका कितना होता है? 40/1। जब एसिडिटी या बेसिसिटी जब 1 होगा तो जितना इक्विवेलेंट होगा
वो क्या होगा, मोलिकुलर वेट के इक्वल ही होगा। मगर अगर यहाँ पर आ जाता है कोई दूसरा एग्जांपल, जैसे CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, इसका बेसिस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 2, हाँ, और इसका इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, m डिवाइडेड बाय 2। अब m का मोलिकुलर मास निकाल लो, जितना OH है 2OH है उतना डिवाइडेड बाय 2 आ गया। हाँ, इसी तरह से अगर मान लो कोई 3 OH वाला है, जैसे मान लो क्या हो जाएगा AlOH होल थ्राइस, इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3, क्योंकि OH का वैल्यू 3 है, और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा m/3। अब इसका मोलिकुलर मास निकालो, उसको 3 से डिवाइड कर दो, राइट, इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया, CaOH का इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा और इसका 40 आ जाएगा। ठीक है, अब ये काम आप करोगे। इसी तरह से देखो एसिड में निकालना है, एसिड में अगर HCl है, राइट, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 1 हो जाएगा, ये नंबर लिख रहा हूं, और इक्विवेलेंट वेट इसका कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा इसका कितना 37.5 डिवाइडेड बाय कितना 1, यानी 37.5 ही रह जाएगा। और अगर यहां पर H2SO4 दे दिया तो नंबर ऑफ H प्लस कितना है 2, ये क्या हो जाएगा 2, H प्लस इससे 2 रिलीज होगा, धीरे धीरे आप सीखते जाओगे, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा बच्चे, हाँ, m में कितना 2, या क्या हो सकता है 98/2 हो गया। इसी तरह से कहीं पे अगर एसिड है, जैसे H3PO4, राइट, इसमें इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3, हाँ, और इसका इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या आ जाएगा m डिवाइडेड बाय 3। जनरली 1 2 3 आता है, मगर कई बार ये चेंज भी होता रहता है, अभी मैं बताता हूं आपको, राइट। एसिडिटी और बेसिसिटी, क्लियर। बेस का क्या होता है, एसिडिटी होता है, राइट बच्चे, क्या होता है एसिडिटी, और बेस में क्या होता है बेसिसिटी। बेस में जितना OH होगा उसका एसिडिटी कहलाएगा, और एसिड में जितना H प्लस होगा उसका बेसिसिटी कहलाता है। एक बार मैं फिर से बता दूं, जितना बेस होगा, बेस में जितना नंबर ऑफ OH होगा वो क्या होगा, उसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, राइट, और ये क्या होगा इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट देखो, इस बेस में OH कितना है 1 तो 1 हो गया, OH कितना है 2 तो 2 हो गया, और यहाँ 3 तो 3 हो जाएगा। और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, इसके मोलिकुलर मास को 1 से डिवाइड करो क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 1 है, इसका क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट m/2 क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 2 है, और इसमें कितना हो जाएगा m/3 क्योंकि इक्विवेलेंट इसका 3 है। एसिड में भी देखो वही हाल है कि जितना एसिड में H है वो उसका क्या कहलाता है, बेसिसिटी कहलाता है। ठीक है, याद रखना कि एसिड का क्या होता है बेसिसिटी, और बेस का क्या होता है एसिडिटी होता है, राइट। अब HCl का इक्विवेलेंट कितना आ गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बिल्कुल सही, कितना आ जाएगा 1, H2SO4 में 2, H3PO4 में 3, और इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, मोलिकुलर मास अपॉन में 1, मोलिकुलर मास अपॉन में 2, मोलिकुलर मास अपॉन में 3, राइट। अब देखो बेटे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल लिए, ये एसिड और बेस में, मगर एक जगह और कलाकारी है, मैं उसको सिखाता हूं कि कलाकारी क्या है इसमें। ठीक है, जब आपने इसको सॉल्व कर लिया, अब आपको कोई आदमी आया कि भाई अच्छा तुम्हारे टीचर ने पढ़ा दिया, हाँ सर। अब जरा आप क्या करो बच्चे, ठीक है, H3PO3 का निकाल दो। हाँ, आपके सर ने बताया था किसका, H3PO4 का ना, कितना बताया था मैंने 3। अब जरा आप H3PO3 का बता दो, आप क्या बता दोगे 3, वो हंसेंगे बड़े जोर से, अरे नहीं तुम्हारे सर ने गलत बता दिया या कम बताया। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। अब देखो मैं इसमें बता देता हूं आपको क्या करना है। ठीक, इसमें तरीका क्या होता है, फास्फोरस वाले में जब भी यहां पर क्या आ जाएगा फास्फोरस आएगा, क्या आएगा, जब भी यहां पर फास्फोरस आएगा इसका क्या होगा बेसिसिटी निकालने का तरीका, एसिड है बेसिसिटी निकालोगे,
इसका फॉर्मूला क्या होगा, ऑक्सीजन एटम -1 क्या होगा, हाँ, बेसिसिटी इक्वल टू ऑक्सीजन एटम -1। रट लो इसे, काम आएगा। मैंने कहा था कंपटीशन में ही आता है, सीबीएसई में पूछेगा ही नहीं। कंपटीशन में भी डायरेक्ट हो सकता है क्वेश्चन ना दे, मगर इसके बगैर क्वेश्चन बहुत देर से बनता है। राइट बच्चे, अब जब हमने ये काम कर लिया कि बेसिसिटी किसका, फास्फोरस वाले किसी भी एसिड का निकालना होगा, जितना ऑक्सीजन एटम होगा उसमें से 1 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा, ऑक्सीजन एटम यहाँ पर कितना है 3, इसका आंसर कितना हो गया 2, यहाँ 4 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। और अगर हम दे दें क्या चीज, H3PO2, अब आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, 2 है तो -1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब आप किसी भी एसिड में जिसमें क्या होगा, फास्फोरस प्रेजेंट होगा, जिसमें क्या प्रेजेंट होगा बच्चे, फास्फोरस प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन एटम -1 करते जाओगे, बेसिसिटी आपकी चली जाएगी। क्लियर। अब देखो सर एसिड बेस का हो गया, अब किसका बता दो, सॉल्ट्स में बता दो। ठीक है बता देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है, तुरंत आ जाता है, टाइम है ही नहीं ज्यादा। क्लियर। क्या निकालना है सॉल्ट्स में, हाँ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ, इसी में कर देते हैं ना, सॉल्ट क्या हो जाएगा, वैलेंसी ऑफ मेटल, वैलेंसी ऑफ मेटल से आप डिवाइड कर दो। ठीक है, यानी जितना वैलेंसी ऑफ मेटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो जाएगा उसको डिवाइड कर दो, मोलिकुलर मास आ जाएगा। राइट। अब एग्जांपल ले लें, NaCl एक सॉल्ट है ना बच्चे, हो गया, तो क्या आ जाएगा इसमें, हाँ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस कितना हो गया 1, क्योंकि सोडियम का वैलेंसी कितना होता है 1, और इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा m/1। ये क्या बता दिया। अब क्या लेते हैं CaCl2 ना, Ca का वैलेंसी कितना होता है 2, और मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा m/2, और अगर AlCl3 है तो कितना हो जाएगा, हाँ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस 3, और इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा m/3। हाँ, यानी हमने पहले क्या निकाला यहां पर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, और ये क्या बता दिया, इक्विवेलेंट वेट। आ गया बच्चा, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का। अब देखो ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसका निकल गया, सॉल्ट का। अब किसी रिएक्शन में आ जाएगा, जितना वैलेंसी चेंज होता है वही होता है, जितना चेंज इन वैलेंसी होगा वही उसका होगा। इसकी हम लोग यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं करेंगे, ये हम लोग स्टोइचियोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, अगली क्लास में वहां पर करेंगे। राइट, हाँ, यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इन रिएक्शन वो अलग अलग होता जाएगा। थोड़ा सा कहोगे तो मैं हिंट दे देता हूं अभी, मगर पढ़ेंगे अगली क्लास से। हाँ, और यहां पर इसका आंसर भी मिल जाएगा, नॉर्मलिटी जो है, राइट बच्चे, वो क्यों सिग्निफिकेंट नहीं रहा। हाँ, अब मान लो हमने यहां पर एक रिएक्शन लिख दिया, क्या थी, H2SO4 और प्लस NaOH। राइट, तो रिएक्शन क्या करेगा, ये बनाएगा NaHSO4 और प्लस क्या H2O, यानी यहां से एक H और यहां से एक ये OH, H2O बाहर आ गया। और अगर H2SO4 और प्लस NaOH ले लिए 2 यूनिट, तो क्या बनेगा, Na2SO4 और प्लस 2H2O। राइट, अब देखो H2SO4 का इसमें इक्विवेलेंट कितना है, इसका एक ही H गया है, यहां पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना आया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 1 आ गया। और इस इक्वेशन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना आ गया, इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2 आ गया। तो H2SO4 का रिएक्शन अलग अलग हो रहा है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट चेंज हो रहा है, इसलिए कहा गया छोड़ दो, मत बनाओ 11th में 12th में, ना बताओ सीबीएसई में, पर कंपटीशन में तो इसके बाद क्वेश्चन नहीं बनता जल्दी से। ठीक, ये चेंज होता जाएगा, स्टोइचियोमेट्री में भी आता है,
उसको मैं यूज करके बताऊंगा आपको, ठीक है। हाँ, अब ये नॉर्मलिटी के लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका हमें आ गया। हाँ, अब एक शॉर्टकट और बता देता हूं, फिर क्वेश्चन करेंगे। इक्विवेलेंट निकालना हो जब भी, ये नॉर्मेलिटी के टर्म में, नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलैरिटी इंटू आई, ठीक। आई मतलब क्या हो गया, उसका बेसिसिटी, एसिड है तो बेसिसिटी, और अगर बेस है तो एसिडिटी, और अगर क्या है, एसिड है तो बेसिसिटी। राइट बच्चे, हो गया, ये टर्म आ गया। यानी अगर नहीं समझ में आ रहा है, नॉर्मलिटी पूछा है, तो हम क्या करते हैं, मोलैरिटी निकाल लेते हैं, उसके आई फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन 2-3 करेंगे, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और लिख के, नोट्स बना के लिख के समझना है इसको, वीडियो देख के नहीं समझ में आएगी बातें। हाँ, क्वेश्चन है सिंपल सा, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.2 मोलर H2SO। सिंपल क्वेश्चन दे दिया, बिल्कुल। हाँ, लॉलीपॉप टाइप क्वेश्चन का हो गया इसको। हाँ, क्या नॉर्मेलिटी दे रखा है, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी निकालना है, मोलैरिटी दे रखा है, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होगा, मोलैरिटी इंटू आई। अब H2SO4 के लिए हमारा आई फैक्टर कितना है, 2। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस को आई कह रहे हैं, यहां पर कितना हो गया, 2, क्योंकि 2 नथिंग इज गिवन, 2 लेंगे, हो गया। रिएक्शन तो गिवन नहीं है, यहाँ 2 ले लिया। तो अब इसका नॉर्मेलिटी इक्वल टू होगा मोलैरिटी, ठीक है, कितना है, 0.2 इंटू कितना, 2। आंसर आ गया आपका। हाँ, कितना हो जाएगा नॉर्मेलिटी इक्वल टू 0.2। और अगर इसी में अगला क्वेश्चन दे देता, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.2 मोलर HCl, राइट बच्चे, ठीक है। तो मोलैरिटी कितना दे रखा है इसका, 0.2, और आई फैक्टर कितना है इसका, 1। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होगा, मोलैरिटी इंटू आई, यानी नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होगा, मोलैरिटी कितना है, 0.2, आई कितना है, 1, तो ये क्या रह जाएगा, 0.2। यानी जब आई फैक्टर 1 हो गया, ठीक है, तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों का आंसर क्या है, सेम ही आएगा। मगर आई फैक्टर डिफरेंट हो गया ना, H2SO4 के लिए आई का फैक्टर अगर चेंज हो गया तो मोलैरिटी से डबल हो जाएगा नॉर्मेलिटी। आ गई बात समझ में, यानी नॉर्मेलिटी जो है मोलैरिटी का जितना टाइम्स यानी आई टाइम्स होता है। हो गया। अब देखो बेटे, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर, फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक, एक ही क्वेश्चन में सारा पार्ट इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन देगा कैलकुलेट द मोलैरिटी and normality when 9.8 gram H2SO4 present in 1000 ml of solution। ठीक, सिंपल क्वेश्चन रखा। अब देखो हमें क्या क्या गिवन है, वेट गिवन है कितना, 9.8, हाँ, और मॉलिक्यूलर वेट इसका H2SO4 का कितना होता है, 98, हो गया। और वॉल्यूम कितना गिवन है, 1000 ml। मोलैरिटी का फॉर्मूला बता दो, WB इन ग्राम, MB इंटू 1000 अपोन में वॉल्यूम, WB 9.8 अपोन में 98 इंटू
1000 अपॉन में 1000, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 1/10। हाँ, यानी मोलैरिटी कितना आ गया 0.1 आ गया। अब देखो नॉर्मेलिटी निकालना है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या कर लेंगे, मोलैरिटी इंटू आई। अब H2SO4 के लिए आई कितना है, आई कितना है इसका, तो 2, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इंटू आई, यानी नॉर्मेलिटी इक्वल टू कितना हो गया, मोलैरिटी कितना है, हाँ मोलैरिटी कितना आ गया 0.1 इंटू 2, यानी कितना 0.2 आ गया। अब आता है कि नहीं सर ये फॉर्मूला से हो गया, अब इस फॉर्मूले से सॉल्व करके दिखा दो, बिल्कुल सही है। ठीक, तो देखोगे नॉर्मेलिटी इक्वल टू हो जाएगा क्या चीज, वेट इन ग्राम अपॉन में क्या चीज, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक, इनटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है बेटे, क्या नहीं, देखोगे तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट इन ग्राम कितना है 9.8 हो गया, और अपोन में कितना हो जाएगा 1 मिनट। बेटे यहां पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नहीं आएगा, 1 मिनट रुकोगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नहीं होगा बेटे, यहां पर क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट होगा, क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, हाँ अब देखोगे क्या आ जाएगा यहां पर, इक्विवेलेंट वेट। इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है, वेट हमारा गिवन है कितना 9.8, और इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 98 अपॉन में 2, हाँ, और 1000, और वॉल्यूम हमारा कितना है, वॉल्यूम है यहाँ पर 1000 ml। राइट बच्चे, अब यहाँ पे नॉर्मेलिटी वाले फॉर्मूले में पुट कर दो, नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट इन ग्राम कितना हो गया 9.8 अपॉन में कितना 98 इंटू 2, या अपॉन में 2 ऊपर चला गया, इंटू क्या होगा 1000 अपॉन में 1000। राइट, हो गया। अब क्या हो गया, यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, और ये कितना हो गया कैंसिल हो गया, यानी नॉर्मेलिटी इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, नॉर्मेलिटी इक्वल टू कितना आ गया 0.2 हो गया। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर रहे हो तब भी वैल्यू कितना आ रहा है 0.2, हाँ, और यहां पर दूसरे मेथड से सॉल्व कर रहे हो तब भी वैल्यू क्या आ रहा है 0.2। यहां पर एक चीज ध्यान देना कि क्या है बेटे, ये इक्विवेलेंट वेट है, यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नहीं है, यहाँ पर क्या जो टर्म था वो क्या है, इक्विवेलेंट वेट है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नहीं है। राइट बेटे, अब इसका हम लोग अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टोइचियोमेट्री, मोल इन केमिकल रिएक्शन, जिसको स्टोइचियोमेट्री कहते हैं, ठीक, उसमें भी इस टर्म को यूज करेंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब पीएच वगैरह निकालना होगा, मोलैरिटी आफ्टर मिक्सिंग निकालना होता है, वहां पर इसको शॉर्टकट टूल की तरह बहुत ज्यादा यूज करते हैं। लॉन्ग मेथड मुझे भी नहीं याद रहता, ये फॉर्मूला मैं कहीं यूज ही नहीं करता हूं, आज यूज किया, पहले एक क्लास में यूज करते हैं, कभी बच्चा दूसरी बार पूछा यूज करे, फिर हमेशा ये नीचे वाला जो फॉर्मूला है मैं भी इसी को एज ए टूल यूज करता हूं, सबसे ज्यादा यूज करते हैं, यूजफुल है। और किसी भी क्वेश्चन में ये नंबर ऑफ स्टेप्स 4 से 5 गुना कम कर देता है। राइट बच्चे, इसलिए हमने इसको बताया। सीबीएसई में लास्ट कर दूं, सीबीएसई में नहीं आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई यूनिट कोई डेफिनेशन बाय क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मगर किसी भी क्वेश्चन में जब टाइम शॉर्ट छोटा करना हो, कम टाइम में आंसर करना हो, इससे बेहतर टूल कुछ है नहीं। ठीक, अब अगली क्लास में मोल इन रिएक्शन यानी स्टोइचियोमेट्री।